नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और हमने देखा कि कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने में आज एक छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो कोरोना के सेकेंड वेव की आशंका है उससे लगातार हमने सोने में वापस एक सेफ हेवन बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है। इसके अलावा दुनिया भर में जो लिक्विडिटी बढ़ने से भी सोने को सपोर्ट लगातार मिल रहा है। कॉमेक्स पर अगर आप देखेंगे तो सोने के जो दाम है वो $1760 के ऊपर बने हुए हैं। अब तो 2200 के टारगेट्स भी आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की ओर से। और सोने में अब इस रिकॉर्ड तेजी के बाद आउटलुक क्या बन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी है, मोतिया ओसवाल के किशोर नाने हो, रीजनल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता है। सभी का स्वागत है इस खास शो में। और ईशू जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और यही जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि भाव रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका है, कुछ दिन पहले ही दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, तो अभी इनिशियल इंडिकेशंस डिमांड के कैसे आ रहे हैं, क्या बिहेवियर है कस्टमर्स का, क्या सिनेरियो है अभी हाजिर बाजार में? मेरे से पूछ रहे हैं ईशू से? ईशू जी, आपसे ये सवाल है। हाँ जी जी जी। तो बेसिकली अभी हम हफ्ते में 3 बार खोल रहे हैं और कल हमारा 6वां या 7वां दिन था, मुझे याद नहीं है। पहले 2 दिन तो कोई नहीं आया, फिर दिन में 1 कस्टमर आ रहा था, 2 आ रहे थे। पर लास्ट 2 दिनों में जो हमने खोले हैं, हम 4 या 4 कस्टमर्स डे। और अच्छी बात यह है कि कन्वर्जन रेट जो पहले हमारा चलता था 30-35%, अभी वो 80-85% पे आ गया है। तो सीरियस बायर्स ही आ रहे हैं, लेकिन 4 लोग आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो जो डर था वो डर कमती होते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही स्लोली वी आर लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी, बट लाइक आई एम सेइंग वी आर लिंपिंग बैक, मतलब बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 जुलाई के बाद चीजें और भी खुलेगी तो वी विल सी अ बेटर ट्रैक्शन इन द स्टोर्स। धीरे से ही सही, लेकिन बाजार में अब यहाँ पर लोग आते हुए नजर आए हैं। और इम्पोर्टेंट बात, जैसे इशू आपने कही कि सीरियस बायर्स ही यहाँ पर आ रहे हैं बाजार में, लेकिन प्राइसेस पर एक फोकस यहाँ पर रखना चाहेंगे। और किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर ऑल टाइम हाईज कल बाजार में थे, वहां से कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, चिंताएं हैं, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक रन अप देखने को मिलेगा, आप कैसे देखते हैं सोने के भावों को यहाँ से? मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक हम लोग कल भी देख चुके हैं, हर डिप्स में हमको जो रीइटरेटिंग बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। और आप अगर देखें पिछले हफ्ते के एंड में जो एसपीडीआर ग्लोबल ट्रस्ट का जो गोल्ड ट्रस्ट का जो ईटीएफ होल्डिंग्स है, करीब करीब 20 टन ऑलमोस्ट एक ही दिन में बढ़ गया था। कि अब थर्सडे टू फ्राइडे आप नंबर्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2% से बढ़ गया था, विच एक्चुअली आपको ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कितना है। शायद ज्वेलरी का डिमांड थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, और कमज़ोर डेफिनेटली रहेगा ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन और ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन देखते हुए। बट डेफिनेटली इन्वेस्टर डिमांड बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। प्राइसेस में जैसा आपने बताया कि अभी वो 1780 का एक पार करना तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। वो एक बार पार कर दिया तो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग रैली एक आ सकता है 1820 1830 तक। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में आई थिंक आप हर टाइम फ्रेम में देख लीजिए, इसमें बाइंग ही करना चाहिए। एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 47,900 काफ़ी अच्छा लेवल दिखता है बाइंग करने के लिए। 47,700 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 48,300 अगस्त वायदा का टारगेट्स हो सकता है। इशू, आप क्या कहेंगे? क्या लोग यहाँ पर प्राइसेस को लेके थोड़े से चिंतित हैं? क्या इतने हाई लेवल्स पे भी लोग खरीद रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3-4 बायर्स दिन में आते हैं और वो सीरियस बायर्स होते हैं, तो क्या वो कितनी खरीदारी कर रहे हैं? क्वांटिटी क्या है इस वक्त बाइंग की, और क्या वो ज्वेलरी है या इन्वेस्टमेंट के तरीके से है? नहीं, ये मेनली जो दुकान पे आ रहे हैं वो ज्वेलरी ही खरीद रहे हैं। जिनको बार खरीदना है वो ज्यादा करके फोन पे ही हमसे कंफर्म करके वो हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो दुकान पर ज्वेलरी बायर ही आ रहा है, क्योंकि उनको देखनी है ज्वेलरी और लेनी है। तो ज्वेलरी बायर आ रहे हैं। और 2 चीजें हैं, एक तो प्राइस, दे हैव एक्सेप्टेड द प्राइस, दे आर विलिंग टू पे द प्राइस। एंड जो दूसरा हमको डर था लॉकडाउन के समय पर के खुलने के बाद चीजें रिटर्न आएगी, पैसे लोगों को चाहिए होंगे, वो एक भी रिटर्न नहीं आया है।
और अक्रॉस इंडिया हम लोगों से बात कर रहे हैं तो रिटर्न्स नहीं है, तो ये दिख रहा है कि लोग प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे। इसीलिए जो अभी बिजनेस प्राइस पे भी लोग लेने को तैयार हैं, जिनको डेफिनेटली लेकिन जो बायर आ रहे हैं वो उनका ओकेजन ही है, या किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या वेडिंग के लिए भी एक क्लाइंट हमारे पास आए हैं, तो वो बहुत जेन्युइन जिनका डिमांड है वो ही आ रहे हैं, लेकिन उनको प्राइस से इतना कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों के बीच में हायर लेवल पर भी गोल्ड खरीदारी की। अनुज, आपका व्यू क्या रहेगा? इनफैक्ट जैसे किशोर जी ने भी पॉइंट आउट किया और ये हमने देखा भी है कि हर डिप पर बाइंग गोल्ड में इमर्ज हो रही है। आपका व्यू क्या है? अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो आपके हिसाब से कौन सा लेवल बेहतर रहेगा? इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या आप रेकमेंड करेंगे गोल्ड पर? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और एक हर 15 दिन में एक नया हाई गोल्ड टेस्ट कर रहा है। और अगर हम देखें तो लो लेवल्स पर जो बाइंग एक्यूमुलेट हो रही है और वहाँ से जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ रहा है, तो वो यही शो कर रहा है कि जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है। अगर हम इसमें जो हमारी ऑप्शंस हैं उसको अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो आप देखेंगे कि करीबन 48,000 और 49,000 की जो कॉल ऑप्शंस है वहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इससे भी इंडिकेट होता है कि जो ट्रेंड है गोल्ड का वो आगे पॉजिटिव है। तो इमीडिएट पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है कि 47,800 47,850 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 48,200 से लेकर 48,300 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा ब्रॉडली देखें तो नीचे में गोल्ड ने करीबन 46,000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट गोल्ड ने लिया है और ऊपर में करीबन 48,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये रेंज जो है काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेशन में चल रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का गोल्ड ने ट्रेंड पकड़ा है और जिस तरीके का इसमें बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि गोल्ड में ऐसे ही हाईज जो है आगे भी बनते रहेंगे और शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि गोल्ड ऊपर में करीबन 50,000 से लेकर 52,000 तक जा सकता है। मगर इंट्राडे और इमीडिएट डे बेस पर हमें लगता है कि 47,800 47,850 के स्तर पर खरीदारी करना चाहिए। चलिए, खरीदारी की राय आपको यहाँ पर सभी एक्सपर्ट से मिलती हुई नजर आई है और इशू जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर सीरियस बायर्स भी हैं। इशू हम जानते हैं कि ये स्टिल अर्ली डेज हैं और बिजनेस अभी नॉर्मल भी नहीं है। जैसे आपने कहा हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर शोरूम्स खुलते हैं, लेकिन किस तरह की डिमांड परसेंटेज वाइज आप लौटता हुआ देख रहे हैं? कब तक आपको लगता है कि एक नॉर्मलसी आ जाएगी? और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या इवन पिछले साल के साथ इसे कंपेयर करें तो ये साल कैसा जाता हुआ दिखता है? देखिए, अभी तक तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो हम 10 से 15% पर भी नहीं है। मुझे लगता है नॉर्मलसी, मतलब एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी सितंबर फर्स्ट वीक से आता हुआ नजर आता है। और फिर क्योंकि इतने सारे त्योहार हैं, हमको ऐसा इट्स मोर अ विश देन अ फॉरसाइट कि जो पेंट अप डिमांड रहेगा लास्ट 5-6 महीने का वो निकल कर आएगा। तो फर्स्ट वीक सितंबर से ऐसे हमको लग रहा है कि वी विल बी लिंपिंग बैक, वी विल बी कमिंग बैक टू अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी। लेकिन जो लोग अभी आ रहे हैं वो, मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि उनमें वो डर नहीं दिख रहा है। तो इवन व्हेन बाइंग, मतलब वो ये अनसर्टेनिटी वाला जो माहौल पहले लग रहा था 1-2 महीने पहले, वो अभी जाता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को कॉन्फिडेंस, मतलब फ्यू ऑफ आवर क्लाइंट्स आल्सो केम विद अ लोअर बजट एंड दे बॉट अ बिगर आइटम बिकॉज दे लाइक्ड इट। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि देयर इज कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। तो वो दिख रहा है और आई ओनली होप कि ईयर ऑन ईयर, आई थिंक इस साल अगर हम 30% बिजनेस करें, दैट विल बी द बेयर मिनिमम। अगर 50% करें तो वी विल बी वेरी हैप्पी। I don't see this year going beyond 50%, but I hope I'm wrong. I hope we do better. But मुझे long term में ये लग रहा है कि we may do 30 to 50% depending on jeweler to jeweler and market to market. तो भले ही कस्टमर्स फिलहाल कम आ रहे हैं, लेकिन जेन्युइन कस्टमर्स आ रहे हैं और ज्वेलरी में इंटरेस्ट है लोगों का, प्राइसेस को लेकर एक्सेप्टेंस भी है और आउटलुक तो गोल्ड पर पॉजिटिव है ही। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आप क्रूड पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि काफी मिला जुला ट्रेड हमने देखा है।
ब्रेंट में थोड़ी सी वीकनेस है, हालांकि जो प्राइसेस है वो अभी भी 3 मंथ्स के हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। घरेलू बाजार में हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल डिमांड में भी जो रिकवरी आई है, साथ ही सप्लाई को लेकर जो चिंता है, उससे क्रूड को हमने क्रूड प्राइसेस में सपोर्ट आते हुए देखा है। किशोर जी, आप अपना आउटलुक दीजिए क्रूड पर। जो रेंज पर मोमेंटम हमने देखा है, यही सस्टेन करेगा क्या नियर टर्म में? अगर हाँ, तो क्या लाइकली रेंज रह सकती है और कैसे प्ले करना चाहिए? दीपाली, यहाँ पे ये जो $38-39 से लेके $42-43 तक ये चॉपी मार्केट्स है, वॉलेटाइल है, न्यूज़ ड्रिवन है। आप अगर देखें कल थोड़ा बहुत जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील के बारे में जो डाउट्स वापस पैदा हुआ था, उसके वजह से वापस थोड़ा सा करेक्शन आया था। एंड देन न्यू सेकेंड वेव ऑफ कोरोना केसेस, जो पुराना का मतलब जो केसेस, जो कंट्रीज जो लॉकडाउन खुल गया, साउथ कोरिया जैसा कंट्रीज जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक डर बैठा हुआ है। ऑन द अदर साइड यूएस में जो बिकॉज हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो WTI ट्रेड है, विच इज़ यूएस सेंट्रिक ट्रेड है। वहाँ पे ड्रिलिंग एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया, ऑलमोस्ट 18 मंथ्स लो पे आ गया। तो आई थिंक वो पॉजिटिव फैक्टर है। थोड़ा बहुत दोनों पुश एंड पुल फैक्टर्स चल रहे हैं। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। मीडियम टर्म व्यू अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहूँगा मैं। फिर भी कॉशियस अप्रोच से मैं बाई का सलाह दूंगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 3050 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। 3000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 3155 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। चलिए, कॉशियस एंड कंसोलिडेशन वाली ट्रेड यहां पर कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। लेकिन अनुज, मेटल्स आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज फिर से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। डिमांड में यहां पर हल्की सी कमी आती हुई नजर आई है और जो रन अप हमने यहां पर मेटल्स में देखा था इसके मार्च अप्रैल के लोज से अब यहां पर मेटल्स कुछ ठहरते हुए दिखे हैं। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। मेटल्स के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी है। कल भी हमने देखा था लोअर लेवल से कॉपर के अंदर बाउंस बैक था। हालांकि अगर हम बाकी मेटल्स को देखें, जिंक और लेड में और निकल के अंदर, वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। मगर जिस तरीके का एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, हालांकि कल भी हमने LME इन्वेंट्री में गिरावट आते हुए देखी थी, तो हमें लगता है कि अभी भी जो पॉजिटिव टेरिटरी है वो भी बेस मेटल के लिए ओपन है। तो यहाँ पर अभी नेगेटिव मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा मेजर करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है या जो करेक्शन है वो एक अच्छा मौका रहेगा बाय करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है हमें लगता है कि वो बेस मेटल के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी मार्केट, डाउ जोन्स और नेस्डेक एक अपसाइड मोमेंटम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पर एक सपोर्टिव रहेगी बेस मेटल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन मिल रहा है वो बेस मेटल के लिए पॉजिटिव रहेगा। पर्टिकुलरली अगर हम कॉपर को देखें तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि कॉपर में आने वाले दिनों में और रनअप देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि 447 के आसपास बाय इनिशिएट करना चाहिए। 444 का स्टॉप लॉस रहेगा, 452 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर बाकी हम जिंक की बात करें तो सेकंड नंबर पे मुझे लगता है कि जिंक के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है। कंटिन्यूसली 160 के आसपास ये सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में 164, 166 तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि बेस मेटल पैक में आउट परफॉर्मेंस में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस मेटल्स पर व्यू है जहां पर पॉजिटिव रुझान अनुज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेचुरल गैस पर किशोर जी आपका व्यू क्या रहेगा? हमने देखा था कि पिछले सेशन में भी मोमेंटम पॉजिटिव रहा था, शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट आ रहा था, लेकिन नेचुरल गैस पर आउटलुक और क्या व्यू है इन लोगों पर? यहाँ पे हर रैली पे बिकवाली ही करना चाहिए। इसमें मोमेंटम वीक है और इसमें ट्रेंड इटसेल्फ इज डाउनसाइड पॉइज्ड। तो मेरे हिसाब से जून वायदा अगर देखें 127 के आसपास इसमें बिकवाली करके चले। 129 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 122 का आसपास का भी टारगेट्स रख सकते हैं। मेरे हिसाब से डाउन साइड आपको 118 तक भी आपको एक्सटेंड हो सकता है। ठीक, तो उछाल पर बेचने की ही सलाह है नेचुरल गैस में और यही स्ट्रैटेजी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम दो अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून के आगे बढ़ने के जो हालात हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और साथ ही हमारा फोकस रहेगा चने पर, जहां पर सरकारी खरीदारी जोरों पर है। इसका मतलब क्या है, क्या असर होगा प्राइसेस पर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, इन सब पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर बात करेंगे मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए जो हालात हैं वो अब अनुकूल नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग का
की माने तो अगले 24 घंटे में जो मानसून है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में दस्तक दे सकता है और 48 घंटे के अंदर ये हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में पूर्वी और दक्षिण भारत के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। लेकिन इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी मौजूद हैं। सर नमस्कार। पहले तो यही बताइए कि फिलहाल स्थिति कैसी नजर आ रही है? क्या ये मानकर चला जाए कि अभी जिस पेस से मानसून आगे बढ़ रहा है वो नॉर्मल है और अच्छी बारिश की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? नमस्कार, आई एम फ्रॉम आईएमडी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो सौराष्ट्र एरिया है कुछ हिस्सा हम लोग आज मानसून एडवांस कराया, जो कच्छ एरिया है, और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट फर्दर थोड़ा पश्चिम को और एडवांस किया। राजस्थान का कुछ हिस्सा जो मतलब एक्सट्रीम जो साउथ ईस्ट राजस्थान है वो भी एडवांस करा दिया ऑलरेडी, और उत्तर प्रदेश का जो कुछ करके फिर उत्तराखंड तक हम लेके गया, हिमाचल का जस्ट टच कराया। तो मानसून जो जैसे ही हम लोग फोरकास्ट किया था बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो नेक्स्ट जो 48 आवर 72 आवर्स में आशा है कि जो आगे जो है उत्तराखंड और का तो काफी मतलब कंप्लीट हो जाएगा, हिमाचल है, जम्मू है और हरियाणा पंजाब भी एडवांस होगा, उसके साथ साथ राजस्थान का और कुछ हिस्सा एडवांस होगा। ये है जो मानसून आगे जो 3 दिन का जो प्रोग्रेस का स्थिति है। और जहाँ तक रेन का है तो जैसे मतलब उत्तर प्रदेश में बारिश जारी है, बिहार में है, लेकिन जो उड़ीसा से लेकर के जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये जगह में कम हुआ है, लेकिन आगे ये पिकअप करेगा, थोड़ा मतलब स्लोली पिकअप कर रहा है। जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र में जो है कम है, बम्बे वगैरह इतना बारिश नहीं है, बट केरला, कर्नाटक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लेकिन इतना कुछ मतलब ज्यादा हैवी का कोई रिपोर्ट आया नहीं। ओनली बरेली आया था आज 12 सेंटीमीटर, लेकिन अमाउंट कम है, तो लेकिन पिकअप करेगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज। यही है ऑल इंडिया रेनफॉल ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में पॉजिटिव में चल रहा है। और जी हाँ, जैसे आपने कहा मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन डॉक्टर जनमनी आपसे जानना चाहेंगे एज ऑफ नाउ जो अभी तक बारिश हुई है उसको आप कैसे रेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30% अबव नॉर्मल है और आगे की प्रोग्रेस भी आपने कहा कि यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है। तो जैसे जो सोचा था, जैसा जून आपने इनिशियली फोरकास्ट किया था और जुलाई जहां पर 100% से ज्यादा की रेनफॉल की एक्सपेक्टेशन है, क्या वो नंबर्स अभी भी स्टैंडिंग है? नंबर तो स्टैंडिंग है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मानसून का जैसे मतलब पिकअप हो रहा है, तो ये जो पिछले 3 दिन जैसे 16 को एडवांस कराया था, बहुत बड़ा छलांग लगाया था मानसून और बहुत मतलब बड़ा एरिया कवर किया था, जैसे गोवा से अहमदाबाद वेस्ट कोस्ट में आया था और आपका इधर चेन्नई से आया था जो खजुराहो तक, और ईस्ट में आपका बहुत बड़ा लंबा आया था, 1500 किलोमीटर तक आ गया था वैराई के साथ। लेकिन अभी जो लास्ट जो 16 के बाद जो है एडवांस नहीं हुआ था, तो दैट शोज कि थोड़ा मानसून जो है कुछ एरिया में थोड़ा मतलब एक्टिविटी की रेनफॉल जो है अमाउंट कम हो। मानसून ईस्टर्ली है, ऐसे कोई सिग्नल नहीं है, कोई नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीचर्स नहीं है। बाकी ये कि ओनली थोड़ा है कि जो मानसून ट्रफ है जो ईस्टर्न एंड है जो जा रहा है एक्चुअली नॉर्थ को, जो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और बिहार, इसके लिए हम लोग वार्निंग दिया है कि जो 25 तारीख ऑनवर्ड है बहुत ज्यादा बारिश होगा। जैसे आपका जो मेघालय एरिया है तो ये एरिया में बहुत बारिश होगा, ये काम दिया। और केरला में जो है केरला तमिलनाडु इसमें भी रेन पड़ेगा। जो नेक्स्ट जो पर्टिकुलरली 3-4 दिन में आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला रहेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहेगा, ईस्टर्न इंडिया रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश सेंट्रल इंडिया में रिड्यूस हो जाएगा। यही है मतलब मानसून का तो यही मिस्ट्री है कि मतलब इसके वेरिएबिलिटी बहुत ही मतलब रहता है, थोड़ा मतलब सडनली वेरी करता है। ऐसे हम लोग जैसे प्रेडिक्ट किया था एडवांस नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो, रीजन वाइज जो बारिश का फ्लो रहेगा वो वेरी करेगा, ये हर बार हम देखते भी हैं, लेकिन सो फार इंडिकेशंस बेटर हैं और सामान्य बारिश के इंडिकेशन मिल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चने की, क्योंकि चने की जो सरकारी खरीदारी है वो जोरों पर है। सरकारी एजेंसियों ने अब तक 22 लाख टन के लक्ष्य के करीब 80% हिस्से की खरीदारी कर ली है और सरकार को उम्मीद है कि बाकी हिस्से की खरीदारी भी इसी महीने के आखिर तक पूरी हो जाएगी। नेफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 18 लाख टन चना खरीदा है। और चने की अभी स्थिति कैसी है,
कीमतों का कैसा रुझान रहेगा, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल बने हुए हैं। सुरेश जी, पहले तो ये बताइए कि चने की जो सप्लाई की स्थिति है वो फिलहाल कैसी है और प्राइसेस को लेकर क्या रुझान बन रहा है? हेलो हेलो जी सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बताइए, अब आवाज आ रही। बताइए सर, यही चने की जो सप्लाई की स्थिति है वो फिलहाल कैसी दिख रही है? नहीं, अभी जो बीच में बॉम्बे का जो मानसून आया था, इससे मध्य प्रदेश में करीब कई इलाके में समझो सीहोर और खंडवा और खरगोन के इलाके में 3-4% पानी गिर गया था, जिससे सप्लाई बाधित हुई है, क्योंकि खेतों में और गांव के रास्तों में रुकावट आई है। तो अब चने की सप्लाई निरंतर हो रही है। अभी सोसाइटी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये सोसाइटियां खरीद रही है गवर्नमेंट, तो सप्लाई उसके कारण मंडियों में काफी कम है। दूसरा, कई मंडियां जो रेड जोन में है वो भी अभी स्टार्ट हुई है। उदाहरण के लिए इंदौर मंडी कल से प्रारंभ हुई है और सप्लाई मंडियों में अब बढ़ने की संभावना है। अभी तक तो सारे गवर्नमेंट के जो सेंटर हैं, लगभग 200 स्थानों पे गवर्नमेंट खरीदी कर रही है। तो किसान सर्वप्रथम वहीं ले जा रहा है, क्योंकि आज किसान अगर मार्केट में ले जाता है तो उसको 41 रुपए का भाव मिलता है और मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार समर्थन मूल्य पे दे रही है। तो सप्लाई अब जो है धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, तभी बढ़ेगी जब गवर्नमेंट की तो सुरेश जी, जी तो सुरेश जी, जैसे आपने कहा सरकारी खरीद अभी अच्छी खासी है। इस बार फसल काफी बेहतर होने की उम्मीद है। 10.9 मिलियन टन का यहाँ पर फोरकास्ट लगाया जा रहा है, लेकिन दालों की कीमतों में लगातार हमने एक मंदी सी आते हुए देखी है। आगे जाके किस तरह की मांग और भाव देखते हैं आप? हेलो हेलो जी सुरेश जी से संपर्क वहां पर टूटता हुआ नजर आया, लेकिन अनुज, आप कैसे देखते हैं चने के भावों को? क्योंकि सरकारी खरीद काफी बेहतर है, लेकिन भावों में हल्की सी मंदी फिर भी है। देखिए, अगर हम पिछले 2 दिनों से देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहा है। 4120 से करीबन 4270 तक के लेवल देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर तो आए हैं। मुझे लगता है कि आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि इनिशियली हमें लगता है कि 4300 से लेकर 4350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है, तो हालांकि जो भी डिप मिलता है तो हमें लगता है कि खरीदारी करके ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम देखें तो मंडियों में जो अराइवल्स हैं, जो नई क्रॉप के रहे थे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो एक अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है कि चने में यहाँ देखने को मिल सकता है और 100 से 150 रुपए की तेजी और यहाँ पर बन सकती है। तो ये आउटलुक चने पर आपको मिला है अनुज की ओर से, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अनुज और किशोर, आप दोनों का आने के लिए शो में। मनीषा जी, आपका भी शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप पे तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए लगातार आप सीबीसी आवाज के साथ बने रहिए। नमस्कार।